गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। पहला है कि ड्रोन सर्वेक्षण के द्वारा डिजिटल नक्शे तैयार किए जाएंगे। मतलब वो ऐसे नक्शे जो ऑनलाइन रहेंगे, डिजिटल नक्शे होंगे। ये किसके द्वारा? ड्रोन के सर्वेक्षण के द्वारा। ये कौन करेगा? केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग के द्वारा किया जाएगा। डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत? डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं इनको, कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। इसका शॉर्ट में नाम है DILRMP। अब देखते हैं कि किस लिए किया जाएगा। यानी कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में, नगरीय निकाय में जो शहरी क्षेत्र हैं तो उसका जो है सर्वेक्षण किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? कि जहाँ पे कौन से क्षेत्र पे, कहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है, कहाँ मंडी लग रही है, कहाँ तालाब है, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ रास्ते हैं, इन सब का सर्वेक्षण किया जाएगा। जिससे क्या होता है कि लोग फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी किसी की बेचनी, आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि 2-3 लोग बेच देते हैं, प्रॉपर्टी उनकी है, उनके नाम पे उनको बेच देते हैं। इन सब के फ्रॉड से बचने के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा, राष्ट्रपति के 14 प्रश्नों के उत्तर में आपको पता है कि आर्टिकल 200 पे जो विवाद चला था कि वो हुआ था कि राज्यपाल ने 10 विधेयक रोक लिया था तमिलनाडु केस में। फिर और तमिलनाडु सरकार जो है आई सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर किया। तो याचिका में निर्णय आ गया। उन्होंने कहा कि 10 के 10 विधेयक अभी से मान्य किए जा रहे हैं राज्यपाल के आगामी जो भी निर्णय होंगे उसके बावजूद। तो वो बहुत बड़ा निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का। तो फिर क्या है कि राष्ट्रपति महोदय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने 14 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से पूछे थे। उस 14 क्वेश्चन पे अभी उत्तर दे दिया है। इसका मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि पूरा मामला क्या था, वो 14 क्वेश्चन क्या है और आंसर में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अभी शॉर्ट में समझ लीजिए कि मामला तमिलनाडु से जुड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट जो है जो बिल की मंजूरी दी थी अपने आप से ही, उस पर समय सीमा नहीं। अब इसमें कहा गया है, जो ब्रॉड में समझिए कि सुप्रीम कोर्ट 142 के तहत जो बिल है उसकी मंजूरी पे समय सीमा नहीं लगा सकता है। इससे पहले भी यही था, क्योंकि केस में आया, निर्णय दे दिया कि नहीं लगा सकता है। फिर जब वो 14 क्वेश्चन का आंसर आया तो उसमें आया कि नहीं, वो समय सीमा नहीं लगा सकता है। ये राज्यपाल का प्राथमिक अधिकार है राज्य में। फिर राष्ट्रपति के पास आता है तो फिर उसका अधिकार है। तो इसमें जो आर्टिकल इन्वॉल्व है आर्टिकल 142 है, जिसके तहत आर्टिकल 142 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि सारे विधेयक मान्य होंगे। आर्टिकल 200 है, राज्यपाल की शक्तियां हैं, और राष्ट्रपति 201। तो ये सारा इसका आर्टिकल जुड़ा हुआ तीनों। इसका हम डिटेल वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी। हम इसी का वेट कर रहे थे कि 14 क्वेश्चन का आंसर आ जाए, तब फिर इस पर डिटेल वीडियो बनाते हैं। तीसरा है कि फ्लैटेड फैक्ट्रियां। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉन्सेप्ट आप समझिए क्या है। ये अगले साल या आगामी वर्षों में कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अमौसी औद्योगिक क्षेत्र जो है वहां पे कल जो उत्तर प्रदेश इन्वेस्ट यूपी के सीईओ हैं, उन्होंने जब दौरा किया तो डिस्कशन यहाँ का था कि दौरा किया है, उसमें एक डिस्कशन है कि फ्लैटेड फैक्ट्रियां होंगी। तो फ्लैटेड फैक्ट्री आप जान लीजिए क्या होती है। जब इन्वेस्टमेंट होगा और चीजें होंगी देख लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको केवल इतना जानना है कि ये फ्लैटेड फैक्ट्रियां क्या है। ये कहते हैं बहुमंजिला भवन में अलग अलग तल पर फैक्ट्री या इकाइयों का संचालन करना। जैसे हम लोग घर में अलग अलग फ्लैट बना के रहते हैं, या बड़े बड़े फ्लैट होते हैं, एक फ्लोर पे कोई और, दूसरे फ्लोर पे कोई और, ऐसे ही हर फ्लोर पे अलग अलग फैक्ट्री स्थापित होंगी, फ्लैट की तरह बना होगा वो। क्यों ऐसा होगा? जो संचालक इकाई का संस्थापक है, जो मालिक है, उसके लिए सहूलियत होगी कि एक ही जगह पे सारी चीजें उसको मिल जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा कि जमीन खरीदे फिर इन्वेस्टमेंट करे तो ज्यादा महंगा हो जाएगा। यानी इन्वेस्टर्स के लिए इजी हो जाएगा। तो फ्लैटेड फैक्ट्रियों का कॉन्सेप्ट आप समझ रही है, दिमाग में रखिए क्या है। इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौता, हमने आपसे पहले भी कहा था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बहुत देशों के साथ भारत सरकार कर रहा है। हम तभी डिस्कस करेंगे जब कोई एक कंक्रीट निर्णय आ जाएगा, एक ठोस निर्णय आ जाएगा। तो जैसे ही इजराइल के साथ समझौता हुआ, उसमें वैसे बहुत अभी बातें उसमें कही है, लेकिन उसमें कुछ है नहीं फैक्ट कि किस पे कितना एआई पे क्या इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे क्या होगा, उसमें कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी का शेयरिंग होगा वो अलग बात है, लेकिन कोई डेटा नहीं है। डेटा क्या है बताया गया, 4.5 लाख करोड़ रुपए मेट्रो की परियोजनाओं में भाग लेगा भारत। इजराइल की मेट्रो परियोजना में
4.5 लाख करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजना में भारत सरकार भाग लेगा। यानी कि वहां या मेट्रो बनाना होगा या कुछ और चीजें होंगी तो उसमें भारत सरकार भाग लेगा इजराइल में। ये बात हो गई तो इसके प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन आता है कि भारत ने किस देश के तहत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है मेट्रो की परियोजनाओं में भाग लेने के लिए, तो वो इजराइल एक देश है, ध्यान रखिएगा। और एक डेटा इसमें यह आया कि अप्रैल 2020 और जून 2025 तक, यानी कि अप्रैल 2020 से लेकर के जून 2025 यानी जो 5 साल का लगभग दरमियान बीच है टाइम पीरियड है तक 33.7 करोड़ डॉलर एफडीआई मिला भारत को। किससे? इजराइल से। कितना मिला? 33.7 करोड़ डॉलर का एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला भारत को इजराइल से। ये ध्यान रखिएगा दो डेटा कि एक तो वहां मेट्रो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत सरकार और दूसरा 33.7 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है इजराइल का भारत में। किस दरमियान? 2020 से 25 याद रखिएगा। अप्रैल जून अगर नहीं भी याद है तो 20 से 25 5 साल का दरमियान याद रखिएगा जो गैप है। पांचवी खबर देखते हैं, डार्क पैटर्न। इसको आप इतना समझिए कि डार्क पैटर्न क्या है। डार्क पैटर्न एक तरीके का धोखाधड़ी है। किसके साथ? कस्टमर के साथ, कि उसको प्रोडक्ट कुछ और दिखाइए रहे कुछ और, फोटो किसी और चीज का रहे कुछ और, एमआरपी ज्यादा हो कम दिखाइए, कम एमआरपी का ज्यादा दिखाइए, ज्यादा एमआरपी का कम दिखा करके डुप्लीकेट प्रोडक्ट भेज देना। इसको बोलते हैं डार्क पैटर्न, यानी कस्टमर के साथ धोखाधड़ी करना। तो भारत सरकार ने सारी कंपनियों से कहा था इस पे काम करिए, ये चीजें कस्टमर के साथ नहीं होनी चाहिए। 26 ई कॉमर्स कंपनियों ने सरकार को अपना एक लेटर दिया है, सहमति जताई है कि हम इस डार्क पैटर्न से निकल गए हैं। भारत सरकार कोशिश कर रहा है और भी जो ऑनलाइन संस्थाएं हैं या जो ऑनलाइन कंपनीज हैं उन पे भी कार्य करें, वो भी अपना सहमति पत्र दें। दूसरा है कि एयर शेड। अब एयर शेड क्या है अभी देखते हैं इसको क्या होता है। एक भौगोलिक क्षेत्र में जहां वायु प्रदूषण का माप हो सके, प्रबंधन हो सके, उसको हम बोलते हैं एयर शेड। अब इससे जुड़ी कुछ दूसरी घटनाएं हैं, इसको देख लेते हैं कि ये एयर शेड कैसे क्या है, किसके तहत आया। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। आप समझ गए, माउंटेन मतलब पर्वतीय क्षेत्र। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रदूषण फैल रहा है, जो हिमालयन क्षेत्र है पूरा, वो जैसे हिमालय तो भारत और नेपाल सब में है ना लगभग, तो उस क्षेत्र में जो प्रदूषण हो रहा है उसको लेकर के बहुत पहले से ही एक समझौता है। उसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। ये समझौता हुआ था 5 दिसंबर 1983 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इस संस्था का ललितपुर नेपाल में है। किसका? अभी हिंदी में भी देख लेंगे इसको हम। इसमें सदस्य कौन कौन से देश हैं? भारत है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, चीन है, म्यांमार, पाकिस्तान। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 देश इसके सदस्य हैं। 8 देश इसके सदस्य हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र। यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसमें बहुत ज्यादा प्रदूषण ना हो, उसके लिए कार्य करना है। एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। 5 दिसंबर 1983 को समझौता हुआ था। इसकी हेडक्वार्टर ललितपुर नेपाल में है। ये इसी से जुड़ा एक मुद्दा था एयरशेड की, क्योंकि वहां देखा जा रहा है कि प्रदूषण बहुत हो रहा है। तो माना जा रहा है कि प्रदूषण एक ऐसी चीज नहीं है जिसको किसी दायरे में आप बना सकते हैं कि नहीं ये इस देश का दायरा है। वो वायु है, वो इस देश की वायु वहां भी फैल सकती है, तो उस देश में भी गंदगी होगी। उस देश की वायु अगर जो प्रदूषित वायु होगी भारत में आएगी तो वहां की गंदगी भारत में जाएगी। मतलब कि उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं एयर को, इसीलिए सब मिल बांट करके उस पर काम करें, ये कहने का कोई तात्पर्य है। 7वां देखते हैं, सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम। अच्छा हाँ, ये जो है अभी नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, ये 8वें स्थान, एक मिनट रुकिए, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब एक डिस्कशन ये हो रहा है कि सबसे अधिक टाइम तक कौन मुख्यमंत्री रहा है। मैं टॉप 3 बता दे रहा हूँ, फिर नीतीश जी का रैंकिंग बता दे रहा हूँ। यही टॉप 3 याद रखिएगा। आपके 8 को 8 याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यदि किसी स्टेट का पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हैं, वो उस टॉप 10 यानी कि कार्यकाल को लेकर के उस टॉप 10 के ड्यूरेशन में
जिस स्टेट में आप जा रहे हैं उसका कोई मुख्यमंत्री है, उनका नाम आपको याद रखना है। तो अब हम देखते हैं सबसे अधिक समय तक कौन मुख्यमंत्री रहा है एक स्टेट में। ये स्टेट का नाम है सिक्किम, ध्यान रखिएगा। इनका नाम है पवन चामलिंग और ये 24 साल 165 दिन रहे। 24 साल भले भूल जाइएगा, 165 दिन नहीं भूलिएगा, बता रहा हूँ क्यों। फिर उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक, 24 साल 99 दिन, इसीलिए मैं कह रहा था ये भी नवीन पटनायक भी 24 साल रहे, उड़ीसा के थे। सिक्किम के रहे पवन चामलिंग, तो ये 24 साल रहे। अब ये 24 साल 165 दिन नहीं, ये 24 साल 99 दिन है, ये ध्यान रखिएगा। अब बंगाल के, इनका नाम है ज्योति बसु, ये 23 साल 173 दिन, सॉरी 137 दिन तक थी ये मुख्यमंत्री। ये टॉप 3 हैं। तो पहला सिक्किम राज्य के हो गए, दूसरा उड़ीसा राज्य के हो गए, तीसरा बंगाल राज्य के हो गए। सिक्किम राज्य के पवन चामलिंग, नवीन पटनायक और ज्योति बसु, ये 3 याद रखिएगा। अब देखते हैं कि ये 8वें स्थान पर नीतीश कुमार, किसमें सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रहने में 8वें स्थान पर नीतीश कुमार हैं, ये ध्यान रखिएगा। 10वीं बार ये मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, ये भी ध्यान रखिएगा। 8वीं खबर देख लेते हैं कि अमेरिका से एक्सकैलिबर जावलिन खरीदेगा भारत। कुछ डिफेंस में समझौते हो रहे भारत और अमेरिका के बीच, उसमें कुछ चीजें सरकार खरीद रही है। तो उसमें है कि 216 यह प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी शेल यानी M982A1 इसका नाम है। अब 25 क्या है, लाइट वेट कमांड लॉन्च यूनिट। तो ये 25 खरीदे जा रहे हैं। 100 कितने हैं, FGM जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, ये 100 खरीद रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश के साथ भारत के जो है समझौता हुआ है डिफेंस को लेकर के, तो अमेरिका के बीच हुआ है। अगर वो पूछ रहा है कि एक्सकैलिबर जैवलिन खरीदेगा भारत किससे, तो अमेरिका। तो आगे देखते हैं। 9वां खबर है 10 नवंबर 2025 दिल्ली लाल किले के साथ। हमने कल जब मैं पढ़ा रहा था मेरे मुंह से निकल गया था कि जो ब्लास्ट हुआ था वो फरीदाबाद में हुआ था, वो मेरे मुंह से गया, सॉरी फरीदाबाद नहीं, इंडिया गेट पे निकल गया था। उसी को सही करने के लिए बता रहा हूँ। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली लाल किले के सामने कार में विस्फोट हुआ, 8 लोगों की मौत हो गई, 20 घायल हैं। अब लाल किला जो मेट्रो स्टेशन है गेट नंबर 1 के सामने हुआ था। I-20 कार का नाम था, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि टीबी उन्मूलन लक्ष्य जो है भारत सरकार ने बनाया था कि 2025 तक भारत से टीबी मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि भारत को टीबी मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा देखा जा रहा है कि उसमें टीबी के मरीजों की और वृद्धि हो गई है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया जा रहा था, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत शुरू किया जाता है। यानी अब टीबी किस बैक्टीरिया से होता है, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरिया का क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और डिजीज क्या होता है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं इसको। 11वीं खबर है कुशीनगर में पर्यटन विभाग ने भी बताया कि 2025 में उन्होंने रिपोर्ट दिया है, कहा कि 19,90,931 पर्यटक आए हैं। उसमें बताया गया जो भारतीय पर्यटक है 17,76,247 है और जो विदेश से है 2,14,684 विदेशी पर्यटक आए हैं। ये इंपॉर्टेंट डेटा इसलिए है कि सबसे अधिक तो फिलहाल तो बहुत पर्यटक आए हैं, रिकॉर्ड है। तो 20 लाख आप अपने माइंड में रखिएगा कि लगभग 20 लाख पर्यटक आए हैं कुशीनगर में। तो कुशीनगर में क्या है, महापरिनिर्वाण स्थली है, लेटी हुई प्रतिमा है। महापरिनिर्वाण का मतलब ही होता है कि जब गौतम बुद्ध अपना प्राण त्यागे थे, वो ओब्वियसली बात है कि लेटी हुई प्रतिमा अगर कहीं दे दे तो आप समझ लीजिएगा महापरिनिर्वाण स्थली है वो, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात इसमें ये भी आती है कि जो यहाँ पे लास्ट जो उन्होंने अपना ज्ञान दिया था उसका नाम था अत्तदीपो भव। इसका अर्थ होता है अपना दीपक स्वयं बनो। अंतिम संदेश था गौतम बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध का, कहाँ पे, कुशीनगर में, अत्तदीपो भव। और अब ये देखते हैं कि इनसे जुड़े 4 पवित्र स्थल माने जाते हैं। तो पहला है लुम्बिनी। देखो अब ऐसे भी हो सकता है
कि जो 4 पवित्र स्थल है इसमें से कितने पवित्र स्थल हैं जो विदेश में है, तो वो एक है लुम्बिनी नेपाल में है और तीनों मतलब भारत में है। जन्म हुआ लुम्बिनी में, बोध गया ज्ञान प्राप्ति हुई, सारनाथ प्रथम उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ में, और कुशीनगर महापरिनिर्वाण यानी कि इन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो ये उनसे जुड़ी जानकारियां थी। 12वां देख लेते, यूनिसेफ की रिपोर्ट एक आई है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2025 एंडिंग चाइल्ड पॉवर्टी, तो आवर शेयर्ड इम्परेटिव। इसमें क्या है कि बताया गया है कि भारत में कितने बच्चे हैं और वो कितना अभी बेसिक जो उनकी आवश्यकताएं हैं उससे वंचित हैं। आवश्यक सेवाएं जो होती हैं, इन्होंने कहा कि जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, पोषण है, न्यूट्रिएंट्स, स्वच्छ पानी है और स्वच्छता है। उन्होंने कहा भारत में कुल लगभग 46 करोड़ बच्चे हैं, उसमें से 20 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनको किसमें से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, स्वच्छ पानी और स्वच्छता में से कम एक तक पहुंच नहीं है। कहने का मतलब है ये जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, ऐसे 20.6 करोड़ बच्चे हैं जिनके पास कम से कम एक में पहुंच नहीं है। कहने मतलब हो सकता हो कि 1 2 3 4 5 6 आवश्यकताएं बता रहा है यूनिसेफ, तो उसमें से 5 हो लेकिन एक नहीं हो, यानी कि सारी की सारी आवश्यकताएं उनके पास नहीं पूरी हो पा रही हैं। उस कितने बच्चे हैं? 20.6 करोड़ बच्चे हैं। दूसरा कह रहा है कि 6.2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 2 या अधिक बुनियादी सेवाएं नहीं है। फिर कहने का मतलब ये है कि जो ये सेवाएं हैं, बुनियादी सेवाएं हैं, ऐसे 6.2 करोड़ बच्चे हैं जिनके पास 2 या इससे अधिक सेवाएं उनको नहीं मिल पाती हैं। समझ रहे बात को? तो ये डेटा दिया है यूनिसेफ ने। अब एक है कि वैसे तो यूनिसेफ ने ये डेटा दिया है, लेकिन बाद में बड़ा प्रोत्साहित किया सरकार को कि सरकार जो स्कूल में जो खाना बनता है और जो सारे पोषण के जो कार्यक्रम है भारत सरकार के, वो आने वाले दिनों में भारत के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। उन्होंने प्रशंसा की है, लेकिन ये डेटा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं, एक डेटा और आया है कि जो यूनाइटेड नेशंस आप जानते हैं, तो ये जो एसडीजी गोल होते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होते हैं ना, 17 गोल है। एसडीजी कितने गोल है? 17 गोल है। तो ये यूनाइटेड नेशंस का कौन सा विंग जारी करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ये जो डिपार्टमेंट है नेशंस का, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 निर्धारित किया है। भारत का जो 2030 तक भारत ने एक लक्ष्य बनाया है कि जो उसका पहला है नो पॉवर्टी, 2030 तक बहुआयामी गरीबी को आधा करने का लक्ष्य बनाया भारत सरकार ने। इसी में डिस्कशन था, तो ये ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार ने एसडीजी के कौन से ऐसे गोल हैं जिनको 2030 में लक्षित किया है आधा करने के लिए, तो उसमें पहला गोल है नो पॉवर्टी गोल। भारत सरकार ने लक्षित किया है कि 2030 तक इसको हम आधा कर लेंगे, गरीबी को, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हम कम कर लेंगे। तो ये रही आज की खबर, और आप बताइएगा कैसा रहा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।